Hello everyone. Welcome to your On Believing channel. So, this is a 45 day strategy जिसमें हम स्कीम्स को हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम पेपर 2 इन सबको डिस्कस कर रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपको एवरी डे एट 5 PM मिल जाते हैं। इम्पोर्टेंट स्कीम्स जो हैं ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 एवरी डे एट 8 AM एंड द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द पेपर 2 होम साइंस आपको एवरी डे एट 9 PM मिल जाएंगे। राइट। सो अवेलेबल कहाँ कहाँ पे हैं? यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जीमेल पे, आप कहीं पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। Every effort of yours in your journey is a step towards the destination of your dreams. हर एक एफर्ट जो भी आप अपनी जर्नी में डालोगे जेआरएफ की जर्नी में, वो सारे के सारे आपको एक दिन डेस्टिनेशन पे आपके ड्रीम्स को कंप्लीट करने में ले जाएंगे। ये बिलाइवर्स की तरफ से है। सो वेबसाइट जो है वो भी http believers.jrf.com से है एंड ये अभी प्रिपेयर हो रही है, इन प्रोग्रेस है, बट सून इट विल बी लॉन्च्ड। सो एज यू नो हमारे ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज चल रही हैं। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सैम्पलिंग डिजाइन व्हेन इट। एक तो वहां पे जाके आपने क्या ध्यान में रखना है, ये नोट को, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे नोट लिखा है कहाँ पे नहीं लिखा है। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, ऐसा सैम जो कि ऐसे करेक्टरिस्टिक जो कि अच्छा सैम्पलिंग डिजाइन नहीं है, वो वाले। क्या अगर कोई सैंपल रिप्रेजेंट करेगा तो वो तो अच्छा हो गया। अगर कोई आपके रिसर्च को जो सैंपल है वो रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज अ गुड सैम्पलिंग डिजाइन। तो वो तो क्यों गलत है, इसको कर देते हैं हम एलिमिनेट। डज नॉट कंट्रोल सिस्टमेटिक बायस। अगर बायसनेस आ रही है, अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, बायसनेस आ रही है, तो उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, क्या वो सैम्पलिंग डिजाइन अच्छा होगा? नो। हमेशा हमारी जो रिसर्च होनी चाहिए वो अनबायस्ड होनी चाहिए। रिजल्ट्स इन स्मॉल सैम्पलिंग एरर। अगर कोई छोटा सैंपल लिया, उसमें उसके एरर में जो रिजल्ट आए, वो क्या गुड सैम्पलिंग डिजाइन है? नहीं, उसमें हम सैंपल को और बड़ा कर देंगे। वो एक सैंपल को, एरर्स ही हमारे सैंपल को बड़ा करते हैं। इज वायबल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंड्स अवेलेबल। क्या कोई प्रॉब्लम फंड्स में आ जाए तो उसकी वजह से सैम्पलिंग डिजाइन खराब होता है? नो। तो सबसे ज्यादा अच्छा रीजन क्या है सैम्पलिंग डिजाइन क्यों खराब होता है? बिकॉज ऑफ द बायसनेस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन का। अब असर्शन एंड रीजन से सबको डर लगता है, ये कैसे क्वेश्चंस है, इनको कैसे डील करें? नाउ लेट्स सी इन क्वेश्चंस को कैसे डील करें। असर्शन से सबसे पहले बहुत ध्यान से वहां पे असर्शन एंड रीजन को पढ़ना है। असर्शन सेज अडॉप्टिंग इको फ्रेंडली मेथड्स। अगर हम इको फ्रेंडली मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं एंड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को, अगर हम इको फ्रेंडली एंड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को दोनों को अडॉप्ट करते हैं, इको फ्रेंडली जो इन्वायरमेंटल, इको मीन्स इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। बायोडिग्रेडेबल इज जो कि डिग्रेड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एंजाइम्स, जल्दी ही डिग्रेड हो जाते हैं। Substances for drying and printing process in textile and garment making can save the resources of the nature and reduce the chemical landfill in a big way. As you know, textile सबसे बड़ी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि लैंडफिल्स में जाती है, और वहां पे हमारा बहुत सारा केमिकल भी लैंडफिल्स में जाता है जो हार्म करता है ह्यूमन को एज वेल एज एनिमल्स को। सो अगर हम इको फ्रेंडली कोई भी मेथड को अडॉप्ट करते हैं, और या फिर हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो कि इजीली डिग्रेड हो जाएं, उन सब्सटेंसेस का यूज करते हैं इन द डाइंग प्रोसेस एज वेल एज द प्रिंटिंग प्रोसेस, या फिर गारमेंट मेकिंग में भी, तो क्या वो हमारे नेचर के रिसोर्सेज को सेव करेगी एंड वो लैंडफिल में जो केमिकल्स जाने हैं उसको रिड्यूस कर देगी? रीजन सेज, अब आई होप असर्शन समझ में आ गया होगा। नाउ रीजन सेज बायोडिग्रेडेबल डाइज डू नॉट रिक्वायर हैवी मेटल्स। वाई हमने ऐसे क्यों बोला कि जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं वो हमारे नेचर के रिसोर्सेज को सेव करेगी? बिकॉज उसमें कोई हैवी मेटल्स नहीं लगते, अमाइंस नहीं लगते, या इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स नहीं लगते हैं, इसलिए हेंस दे डू नॉट इजीली गेट डिकम्पोज। यहां तक तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी।
यहाँ तक की। Hence, they do not easily get decomposed without leaving any landfill in the environment. वो easily डिकम्पोज नहीं होते और वहां पे लैंडफिल पे कोई ना कोई बायोडिग्रेडेबल का भी कोई ना कोई एंड मैटर जो है वो लैंडफिल में छूट जाता है। यहाँ पे आके जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अभी तक बिल्कुल ठीक थी, सॉल्ट्स तक बिल्कुल ठीक थी। बायोडिग्रेडेबल जो डाइज होती है उसमें कोई हैवी मेटल का यूज नहीं करते हैं, अमाइंस का यूज नहीं करते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का यूज नहीं करते हैं। यस, बट वो इजीली डिग्रेड हो जाते हैं। डू नॉट नहीं आना चाहिए था, इजीली डिग्रेड हो जाते हैं। कोई भी लैंडफिल पे अपना एंड मैटर नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए आर इज नॉट करेक्ट एंड ए इज करेक्ट। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि हम असर्शन एंड रीजन को कैसे निकालते हैं। असर्शन तो ठीक था कि इको फ्रेंडली मेथड्स को अगर हम डाइंग एंड प्रिंटिंग में यूज करते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को यूज करते हैं, वो हमारे नेचर के रिसोर्सेज को बचा लेंगे, हमारे जो लैंडफिल में केमिकल्स रिड्यूस हो जा रहे हैं वो भी बचा लेंगे। बायोडिग्रेडेबल डाइज में हम कोई हैवी मेटल्स का यूज नहीं करते हैं, अमाइंस का यूज नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स का यूज नहीं करते। बायोडिग्रेडेबल डाइज जो हैं इजीली डिग्रेड हो जाती हैं बिना कोई भी एंड मेटल लैंडफिल में छोड़े हुए। यहाँ पे तब ये आपका रीजन ठीक होना था, अदरवाइज ये रीजन गलत हो गया। वाई? बिकॉज ऑफ दिस डू नॉट। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। Next question. Learning is more likely to occur if the learning experiences are. Learning कब सबसे ज्यादा होती है? जब हम अनरिलेट करें किसी चीज से। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं पता है, आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, क्या लर्न कर लोगे? नहीं कर पाओगे। रिपीटेड विद मीनिंग, अगर आप मीनिंग समझ के उसको बार बार रिपीट करोगे, क्या आप याद कर लोगे? यस, यू कैन डू इट। इंटेंस एंड विविड, बहुत डीप में जाके आप किसी चीज को लर्न कर रहे हो तो क्या आप लर्न कर लोगे? यस, यू कैन डू इट। अनोइंग, आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है उसको लर्न करना, तो आप कैसे लर्न कर लोगे? जनरलाइज, कोई यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, उसको उससे आप लर्निंग एक्सपीरियंसेस कैसे ले सकते हो? सो द आंसर इज ए एंड सी। यस, बहुत ज्यादा बार बार हम रिपीट करते रहेंगे, एज वेल एज बहुत डीप चले जाएंगे किसी भी लर्निंग कंटेंट के अंदर, तो हमें लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज सजेस्टेड बाय मिलर, टॉट इज द बेसिक पैटर्न फॉर। सबसे पहले देखते हैं TOTE। अकॉर्डिंग टू द मिलर, ये TOTE की फुल फॉर्म क्या है? TOTE इज, पहले टेस्ट किया, पहले किसी चीज को टेस्ट करो, फिर ऑपरेट करो, अगर उसमें सेटिस्फाई नहीं आए अगेन टेस्ट करो, एंड फिर सेटिस्फेक्शन के साथ एग्जिट कर दो। So Todd says test, operate, test and exit according to the Miller. So ये जो बेसिक पैटर्न है ये किसके लिए यूज होता है? ये फीडबैक यूनिट के लिए। क्योंकि हमने ऑपरेट करके देखा कि हम सेटिस्फाई नहीं हुए, हमने दोबारा से टेस्ट करके एग्जिट कर दिया, अब हम सेटिस्फाइड है, तो दिस इज द फीडबैक यूनिट। आई होप ये क्लियर है। फीडबैक इज जब हम पीछे जाके दोबारा से फीड लेते हैं, दोबारा से उसको टेस्ट करते हैं और फिर एग्जिट करते हैं, उसको फीडबैक बोलते हैं। वहां पे जाके स्प्लिट करके देख लेना, फीड प्लस बैक। पीछे गए, फीड लिया और फिर हमने अपना फर्दर अपनी ऑपरेट किया। राइट, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कम्युनिकेशन के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स हैं? क्या कम्युनिकेशन हमें आइडियाज को, फैक्ट्स को, ओपिनियंस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है? क्या ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है? क्या ये वर्बल एंड नॉन वर्बल है? क्या ये सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस है? क्या ये ऑलवेज वर्बल है? तो आंसर इज ABC। बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आपने कम्युनिकेशन पढ़ा हुआ है तो बहुत इजी क्वेश्चन था। सबसे पहली बात, कम्युनिकेशन आइडियाज को, फैक्ट्स को, ओपिनियंस को एक्सचेंज करने का काम करती है। सेकेंड इज, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपको किसी ना किसी चीज के लिए कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा, कभी ना कभी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए आपको कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। थर्ड इज, इट इज अ वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल। अगर मैं आईज से हम बात करते हैं तो वो नॉन वर्बल होता है। अगर कोई हैंड का जेस्चर दिखा रहे हैं, बॉडी का कोई जेस्चर दिखा रहे हैं, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन इज जैसे हम वर्ड्स का यूज करते हैं तो उसको वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अगर कोई वर्ड को मैं माइंड में भी सोच रही हूँ, दैट इज ऑल्सो अ वर्बल कम्युनिकेशन।
बट हम कैसे अपने फेस के थ्रू, अपने आईज़ के थ्रू, अपने बॉडी के थ्रू हम जब भी उस कम्युनिकेशन को एक्सपैंड करते हैं, तो उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोला जाता है। व्हाट इज़ द सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस इज़? सिंक्रोनस अगर सिंपल मीनिंग में बताएँ आपको, तो सिंक्रोनस इज़ जो चीज़, जो कम्युनिकेशन सेम टाइम पे हो जाए, उसको बोलते हैं सिंक्रोनस। जैसे कि अगर हम अ, आप वीडियो कॉल कर रहे हो ऑन व्हाट्सएप, तो सेम टाइम पे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, दैट इज़ अ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। असिंक्रोनस कम्युनिकेशन अगेन, ये कैसी कम्युनिकेशन होती है? नॉट एट द सेम टाइम। ये कैसी कम्युनिकेशन होती है? जैसे कि आपने चैट कर ली, आपने अपने फ्रेंड को एक मैसेज भेजा, आपके फ्रेंड ने आपको हाफ एन आवर, 1 आवर के बाद रिप्लाई किया, दैट इज़ अ असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। So it is always verbal? No, it's not always verbal. It's verbal and non-verbal. So answer is A, B and C. I hope ये इतने से क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। एंड अगर आपने इससे पहले वाली सीरीज नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको आप फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन।